अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज जिस मौजू पर आप नाज़रीन के साथ अपनी गुफ्तगू रखना चाहता हूँ वो एक ऐसा मौजू है जो मेरे लिए भी चैलेंज है, आपके लिए भी चैलेंज है और हमारी गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है। वो है बढ़ती हुई बेरोज़गारी। कुछ ही दिन पहले मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक शहर में ऑफिशियल काम से गया हुआ था। तो वहाँ हम एक ऐसे बाज़ार में खड़े थे जो बिल्कुल अवामी बाज़ार था। तो मैंने दोस्तों से कहा कि आप अगर यहाँ एक भी भिखारी देखें तो मुझे बताएं, तो मैं आपको आज अपनी तरफ से लंच करवाऊँगा। हम 4-5 बाज़ारें घूमे मगर किसी भी बाज़ार हमें कोई भिखारी नज़र नहीं आया। हमने ब्रेकफास्ट और लंच अवामी होटल पर किए, वहाँ भी हमें कोई भिखारी नज़र नहीं आया। तो मैंने दोस्तों से कहा कि देखो कि ये इस बड़े शहर वाले लोग कितने खुशकिस्मत हैं और कितने खुशहाल हैं कि यहाँ हमने 4-5 बाज़ारें घूमी हैं, 2 मुख्तलिफ़ अवामी रेस्टोरेंट्स पर हमने ब्रेकफास्ट और लंच की है, तो हमें कोई भी भिखारी नज़र नहीं आया। तो क्या ये हमारे लिए, हमारे सूबे के लिए भी नहीं हो सकता कि हमारे सूबे में भी इस तरह खुशहाली आ जाए? और वहाँ जो आजकल भिखारियों की तादाद बढ़ रही है, हम स्टैंड पर हों, बस स्टैंड पर हों, रेलवे स्टेशन पर हों, किसी शॉप से हम कोई शॉपिंग कर रहे हों, किसी रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे हों, कहीं अपनी कोई गाड़ी पार्किंग कर रहे हों, पार्किंग एरियाज़ पर हों, यहाँ तक कि सरकारी इदारों में जाएं या यूनिवर्सिटी में जाएं, आप देखेंगे कि वहाँ भिखारी अंदर ऑफिसेस में चले आते हैं। तो ये उन बेचारों की एक तरफ तो मजबूरी भी है कि वो भीख मांग रहे हैं, क्योंकि इंसान अपना हाथ तभी दूसरे के आगे फैलाता है जब वो बहुत बहुत मजबूर होता है, वरना किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाना कोई आसान काम नहीं। ये हम भी जानते हैं कि भीख मांगना सबसे बहुत मुश्किल तरीन काम है। बड़े भिखारी जो वालिदैन हैं वो खुद अपने छोटे बच्चों को, 3-4 साल की उम्र के बच्चों को भी अपने साथ भीख लेने के लिए ले चलते हैं और उनको भी वो मुस्तक़बिल के लिए तैयार कर रहे हैं कि आगे चलकर भी ये इस तरह भीख मांगें कि लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा भीख दें। खैरात और सदक़ात और ज़कात ये हम पर फ़र्ज़ भी है और हमारे लिए एहसन भी है कि हम जो कुछ कमा रहे हैं वो हम ज़कात के तौर पर मुस्तकीन तक पहुँचाएँ। सदक़ात और खैरात भी जो लोग दे सकते हैं और जो लोग देते हैं उनको देनी चाहिए। ज़कात तो कतई माफ़ नहीं। हमने देखा हुआ है कि इसी ज़कात, सदक़ात और खैरात की वजह से करोड़ों भिखारी अपना घर चला रहे हैं। करोड़ों भिखारियों के घर में आग जल रही है रोटी पकाने के लिए। बहुत सारे खैराती इदारे भी चल रहे हैं, मगर इसका एक बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि दिन ब दिन हमारे यहाँ भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। स्कूल में बच्चों की तादाद कम होती जा रही है। वो भिखारी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय अपने साथ ले चलते हैं कि चलो कहीं से जो है ना वो भीख मांग कर वापस आ जाए। उनका एक सबब ये भी होता है कि उनको कोई और रास्ता नज़र ही नहीं आता कि वो रिज़्क़ कमाने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए कुछ और काम करें भीख मांगने के अलावा। एक वजह ये है कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कोई बिज़नेस शुरू कर सकें, और बिज़नेस में रिस्क भी है। जब इनसे डिस्कस करेंगे तो कहेंगे, बहस मुबाहिसा करेंगे, कहेंगे कि रिस्क भी है कि पता नहीं कि बिज़नेस कामयाब हो या न हो। दूसरी वजह ये है कि भीख मांगना अब इनके लिए बहुत आसान काम हो गया है। न इनको मेहनत और मज़दूरी करनी पड़ती है, न इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है।
लोगों के आगे उनको दुआएं देकर उनसे भीख मांग कर चले जाते हैं, फिर दूसरों की तरफ जाते हैं। तो आखिर ये कब तक हमारे मुआशरे के अहम तरीन अफराद जो इस मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अपना हिस्सा डाल सकते हैं, ये भीख मांगते रहेंगे? हमें तो अपने मुल्क और कौम को तरक्की याफ्ता बनाना है। आम तौर पर आपने भी एक देखा होगा कि वायरल हो चुका है कि 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोग इस वक्त हमारे मुल्क में बेकारी हैं। इस फिगर का कोई वैलिड सोर्स तो नहीं कि वाकई ये 4 करोड़ हैं या 4 करोड़ से कम हैं या 4 करोड़ से ज़्यादा हैं, मगर ये जो फिगर आम तौर पर मुख्तलिफ पब्लिक मीडिया पर बताई जाती है, अगर ये वाकई सच है कि यहाँ 4 करोड़ भिखारी हैं, तो ये कितनी बड़ी तादाद है कि जो सिर्फ़ भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं। तो इनके लिए हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम अभी से कुछ न कुछ प्लानिंग करें, मनसूबाबंदी करें कि इतनी बड़ी तादाद को हम राह रास्त पर ले आएं और इन सब को ऐसे कामों में लगाएं जो मुल्क और कौम के लिए और ख़ुद इनके लिए बेहतर हो, इनकी आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर हो। तो सिर्फ़ अगर हम इशू पर डिस्कस करें कि बेगिंग, भीख मांगना एक इशू है, तो ये नाकाफ़ी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसका हल भी तलाश करें। तो जब इस पर सोचा जाए तो हमारे पास हल भी मौजूद है। सबसे पहले हल ये है कि ये जो छोटे बच्चे इन भिखारियों के साथ भीख मांगने के लिए सुबह से लेकर रात देर तक चलते रहते हैं, इनको कंपलसरी किया जाए, लाजमी किया जाए कि ये अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, इनको तालीम दें, क्योंकि सबसे बेहतरीन जो हल है इसका वो यही है कि लोगों को तालीम याफ्ता बनाओ। तालीम याफ्ता लोग खुद ब खुद अपने रास्ते तलाश करते हैं, खुद ब खुद वो चाहते हैं कि वो बाइज़्ज़त रोज़गार से लगें। अच्छी तालीम अच्छा इंसान पैदा करती है। इस मौजू पर कोई और भी लेक्चर हो सकता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैं सबसे पहले यही बताऊंगा अब यहाँ कि टाइम को देखा जाता है कि मैं आपका ज़्यादा टाइम न लूँ, कि इनको लाजिम किया जाए कि ये स्कूल में जाएं। किसी भी फ़कीर के साथ अगर कोई बच्चा नज़र आए तो उस फ़कीर को पहले सोशली मोबिलाइज़ करें आप कि ये आप अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं, कि आप इनको भी भिखारी बना रहे हैं। और फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की इसमें जो है ना वो ड्यूटी लगाई जाए कि ऐसे अफराद जिनके साथ उनके बच्चे भी भीख मांगने पर शुरू हो गए हैं, वो उनके बच्चे स्कूल में दाखिल करवाएं और उनको वहाँ तालीम दिलाएं। तो इंशाअल्लाह ताला यही बच्चे जब तालीम याफ्ता बनेंगे तो यकीनन ये कभी भी भिखारी नहीं बनेंगे। एक ये है हल, सबसे आम हल ये है। अब ये है कि जो इस वक्त इतनी बड़ी तादाद भिखारियों की मौजूद है, तो इसको अब कहाँ किया जाए। मैं आज एक हकीकत मानता हूँ और आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी एक भी ऐसा मुल्क नहीं जो अपने बेरोज़गार लोगों को सरकारी नौकरी दे सके। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जहाँ वहाँ की 100% 100% आबादी को सरकारी नौकरियाँ हों। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत अहम हिस्सा होता है। इसमें पर्सनल रोज़गार का भी बहुत अहम हिस्सा होता है। सरकारी नौकरियां तो कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% लोगों को दी जा सकती हैं। ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 8, 10, 15, 20 करोड़ आवाम को सरकारी नौकरियां दी जाएं। तो इस सिलसिले में ये है कि हम स्किल डेवलपमेंट करें इन लोगों में, छोटे छोटे हुनर हम इनको सिखाएं। जैसे मिसाल के तौर पर फ़ीमेल के लिए एम्ब्रॉयडरी, सिलाई और कढ़ाई का काम बहुत ज़बरदस्त है, तो इन औरतों को हम सिलाई और कढ़ाई का काम सिखाएं और ये काम ऐसा है जो चलता रहेगा। टोपियाँ बनाना इनको हम सिखाएं, ये भी एक बहुत बेहतरीन हुनर है। और
اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہنر ہیں، جیسے مردوں کے لیے چھوٹے ہنر سے لے کر مثال کے طور پہ گاڑیوں کے ٹائر کے پنکچر وغیرہ لگانا سکھائیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ عزت سے روٹی کمانا جانتے ہیں اور عزت سے روٹی کمانا چاہتے بھی ہیں، کہ وہ راستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑیوں کے ٹائر کے صرف پنکچر لگانے پر ان کا روزگار ہو رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے میں صرف گاڑیوں کے ٹائر میں ہوا بھرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ پمپس رکھے ہوئے ہیں، ان کا روزگار وہاں سے ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں میں، گاؤں میں، روڈوں پر موچی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ محنت اور مزدوری کر کے، لوگوں کے بوٹ پالش کر کے اور لوگوں کے بوٹوں جوتیوں کو ٹانکے لگا کر اپنا روزگار کرتے ہیں، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں جھکاتے۔ تو ان لوگوں کو بھی یہ سکھایا جائے، یہ دکھایا جائے کہ یہ بھی انسان ہیں، یہ دیکھو کس طرح اپنا روزگار کر رہے ہیں۔ آج کل گرمیوں کا موسم شروع ہے، آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے نوجوان کلفی وغیرہ بنا کر وہ سڑکوں پر بیچتے ہیں، بازاروں پر بیچتے ہیں، ہاسپیٹلز کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ عزت کا روزگار جو ہے وہی ان کے لیے بہتر ہے، مگر کسی کے آگے وہ ہاتھ نہیں جھکاتے، وہ خود نہ خود کوئی نہ کوئی راستہ بنا لیتے ہیں۔ تو اسی میں لوگوں کو لگائیں، چھوٹا کاروبار ہے، تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے، کنزیومرز بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے پاس کوئی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، تھوڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تو وہ چھوٹی سی ٹیبل پر ایک کرسی رکھ کر بچوں کے لیے چیزیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ 1500، 2000، 3000 روپے کی انویسٹمنٹ سے بچوں کے لیے چھوٹی چیزیں رکھنا شروع کر دیں، مگر خدا کے واسطے اپنا ہاتھ کسی کے آگے نہ بڑھائیں کہ وہ آپ کو بھیک دے۔ جہاں ایک طرف ہمیں کہا گیا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس کو اف تک بھی نہ کہیں، کچھ بھی نہ کہیں، وہاں بھیک مانگنے کے لیے وعید بھی ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ بھیک مانگنے کے لیے پوری دنیا کے مذاہب میں، پوری دنیا کے سماجوں میں ڈسکریج کیا گیا ہے، ڈس لائک کیا گیا ہے، ناپسندیدہ کیا گیا ہے کہ انسان بھیک مانگنے سے اپنی عزت کا جو ایک بہت بڑا مقام ہے معاشرے میں، اس کو کھو دیتا ہے۔ تو آگے چلیں کہ بجلی کا کام سیکھیں، ہنر ہے، یہ بہت بہترین ہنر ہے، لوگ آپ کے محتاج ہوں گے۔ آپ پلمبری سیکھیں، پلمبری کا کام سیکھیں، آپ میکینک بنیں، آپ اے سی بنانا سیکھیں۔ گرمیوں میں آپ بہت اتنا کمائیں گے کہ شاید آپ 17 گریڈ کے افسر سے بھی زیادہ پر منتھ کماتے ہوں۔ آپ فریج ٹھیک کرنا سیکھیں، اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ گاڑیوں کی مرمت کرنا سیکھیں، تو اس سے بھی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کتنا کما رہے ہیں، آپ کا گھر کتنی خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ آپ گاڑیوں کی ڈینٹنگ اور پینٹنگ سیکھیں، بہت زیادہ آپ کو کام ملے گا۔ آپ اپنے اندر ایمانداری اور سچائی پیدا کریں، آپ کو دکاندار اپنی دکان پر رکھے گا کہ آؤ آپ میرے ساتھ سپورٹر کے طور پر کام کرو، وہ آپ کو کوئی روزگار دے دے گا۔ ایمانداری اور سچائی ہے تو بہت ساری کمپنیز آپ کو روزگار دیں گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایگریکلچر میں، زراعت میں روزگار کے بہت بڑے مواقع موجود ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایگریکلچر کی جو فیلڈ آپریشنز ہیں، جو فیلڈ کے کام ہیں، اس میں 65 to 72% فیمیل کا حصہ ہے۔ جو بیچاریاں فیمیل مجبور ہو کر گھروں سے نکلتی ہیں بھیک مانگنے کے لیے، ان کو ایگریکلچر میں لگایا جائے، بہت بڑی کیپیسٹی ہے وہاں ان کے لیے موجود ہے۔ کاٹن پکنگ میں دیکھیں کہ کتنے مزدور کہاں سے کہاں آتے ہیں، کتنے مزدور وہاں لگ جاتے ہیں اپنی روزی کمانے کے لیے۔ آج کل تو آم پک چکے ہیں، آموں کی پکنگ میں کہاں کہاں سے مزدور آتے ہیں پکنگ کرنے کے لیے۔ تو ان کاموں میں اس میں لگائیں۔ پاکستان میں ابھی رپورٹ ہوا ہے کہ 2005 سیڈ کمپنیز ہیں،
सैकड़ों 100 400 500 तक छोटी और बड़ी नेशनल इंटरनेशनल जेनरिक मल्टीनेशनल पेस्टिसाइड और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ काम कर रही हैं हमारे मुल्क में। अगर आपके पास अच्छी तालीम है, अच्छी तरबियत है, आप में सच्चाई है, आप में कुछ करने का जज्बा है, तो ये आप खुद चुनें कि आपको किस फील्ड में जाना है और इज़्ज़त के साथ अपनी रोज़ी कमानी है। मौक़े मौजूद हैं यहाँ और लोग कमा भी रहे हैं। आप जाएं कि पाकिस्तान में कितने लाखों दुकानदार हैं जो अपने दुकान चला रहे हैं। आपके सामने, आपके ही सामने, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त व अहबाब, आपके रिश्तेदार, हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई ऐसा बंदा मौजूद हो जो आपके लिए मॉडल हो कि उसके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने मेहनत से, सच्चाई से, लगन से अपना एक अच्छा मकाम हासिल कर लिया है इस माशरे में। वो अपने लिए भी रोज़ी कमा रहे हैं, दूसरे के लिए भी रोज़ी कमा रहे हैं, अपना हिस्सा इस मुल्क और कौम की तरक्की में डाल रहे हैं। सिर्फ भीख मांगना ये आपके लिए न सही है, न आपकी औलाद के लिए सही है, न मुल्क के लिए सही है, न कौम के लिए सही है, न इसी तरह से ये मुल्क और कौम तरक्की कर सकती है। आप खुद चुनें कि आपको क्या बनना है। एग्रीकल्चर में आना है, एग्रीकल्चर में मौजूद जो पेस्टिसाइड और सीड कंपनीज़ हैं उसमें आपको आना है। आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जाना चाहते हैं, वहाँ आपको जाना है। आप प्लम्बर बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, मैकेनिकल बनना चाहते हैं, डेंटिंग और पेंटिंग में काम करना चाहते हैं, आप किसी दुकान पर काम करना चाहते हैं या अपना छोटा सा एक छोटी सी मेज़ पर कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ये आप पर मुनहसर है। मगर याद रखें, आप शुरू तो करें, इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि आप खुद एक मिसाल बन जाएंगे दूसरों के लिए कि देखो ये बंदा कहाँ से कहाँ तक आ पहुँचा है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस पैगाम को आप जो लोग सुन रहे हैं वो खुद भी अमल करेंगे, अपनी तरफ से भी सोशल मोबिलाइजिंग करेंगे और इन भिखारियों को अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से, प्यार और मोहब्बत से समझाएंगे, इसको सोशल मोबिलाइज करेंगे कि वो खुद भी ये धंधा छोड़ें भीख मांगने वाला और अपने इन बच्चों को भी छुड़वाएं ताकि उनकी भी इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुज़रे और उनके आइंदा वाले नस्ल की भी बेहतर गुज़रे। और यही वो ज़िंदगी होगी जो हमारे इस मुल्क को और कौम को आगे लेकर चलेगी। मुझे उम्मीद है कि इस पर इंशाअल्लाह ताला हम सब अमल पेरा होंगे। दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।